नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता हाजिर हैं उस खास बुलेटिन के साथ जो आपको बाखबर करता है, हर उस खबर से अपडेट करता है जिसका अपडेट आप नहीं जान पाए हैं, वो खबरें भी आपको बताया है जो आप नहीं देख पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। बिल्कुल, तो सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने पेट्रोल में 20% इथेनॉल के मिश्रण वाले E20 ईंधन की शुरुआत की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में इंडियन ऑयल का विकसित सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल का अनावरण भी किया है और साथ ही टुमकुर में पीएम मोदी ने HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को समर्पित की। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश का पहला G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का बड़ा एनर्जी इवेंट बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इस दशक में भारत में एनर्जी डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ ग्रीन एनर्जी पर भारत जोर दे रहा है, उस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है और इसके अलग अलग मयार हैं, चाहे सोलर एनर्जी की बात हो, चाहे ग्रीन फ्यूल की बात हो। उस दिशा में भारत लगातार तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि जो तय मानक हैं कार्बन उत्सर्जन के, उनको हासिल किया जा सके, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत एक अग्रणी देश साबित हो सके। वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर आपको दूसरी तस्वीर में नजर आएगी, जहां कर्नाटक के तुमकुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को समर्पित की है। HAL की फैक्ट्री 615 एकड़ में बनी है और आत्मनिर्भर भारत की झलक यहां पर साफ तौर पर दिखाई देती है। जहां तक रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात है तो भारत लंबे समय से यही प्रयास कर रहा है कि जो निर्भरता है विदेशी साजो सामान पर, चाहे हथियारों पर हो, चाहे सैन्य उपकरणों पर हो, उसे कम किया जाए। और आज भारत जो असॉल्ट राइफल हैं उनसे लेकर फाइटर प्लेन्स तक और हेलीकॉप्टर्स तक भारत में बना रहा है। हमारा विस्तार ले रहा एनर्जी सेक्टर भारत में इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन के नए अवसर बना रहा है। आप इन अवसरों को इस्तेमाल करिए, फॉसिल फ्यूल्स के एक्सप्लोरेशन में अपनी मौजूदगी बढ़ाइए। फ्रेंड्स, बायो एनर्जी के क्षेत्र में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। एक तस्वीर तमिलनाडु की है जबकि दूसरी तस्वीर है अरुणाचल प्रदेश की। दोनों ही जगह के लोगों को पुल की सौगात मिली है। पहले बात तमिलनाडु के पाम्बन की कर लेते हैं, जहां मछुआरों के लिए स्पेशल सस्पेंशन ब्रिज खुल गया है। इस ब्रिज की खासियत यह है कि किसी भी नाव के आने पर यह ब्रिज दो हिस्सों में बंट जाता है और इसके नीचे से बिना किसी नुकसान के नाव पार हो जाती है। ये खासकर उन नावों के लिए फायदेमंद है जिनकी ऊंचाई काफी होती है और उनको आवाजाही में इस ब्रिज के हटने से दिक्कत नहीं होगी। ब्रिज खुलने के पहले दिन रविवार को यहां से 50 नावें गुजरी। आपको बता दें कि दूसरी तस्वीर जो कि आप देख रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश की है, जहां 20 करोड़ रुपए की लागत से बना आर्क स्टील ब्रिज पर हल्की गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। ये ब्रिज ईटानगर और नाहरलागुन को जोड़ता है। हालांकि अभी इस पुल का उद्घाटन बाकी है, लेकिन हल्के वाहनों के लिए इसे खोल दिया गया है। लेकिन उद्घाटन होने तक भारी वाहनों के लिए PWD ने पाबंदी लगा रखी है। इन दोनों ही ब्रिज के बनने से जाहिर सी बात है यहां के लोगों को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन साफ तौर पर आपने देखा कि जिस तरह से ट्रेड में भी कहीं ना कहीं सुविधा होगी। जो बड़ी बड़ी नाव हैं, बड़ी बड़ी शिप्स हैं, उन्हें क्रॉस करने में आसानी होगी क्योंकि दो हिस्सों में, जैसा कि आपको बताया कि तमिलनाडु में जो ये ब्रिज बना है वो बट जाएगा जैसे ही बड़ी शिप्स, बड़ी नाव जो है यहां से गुजरेंगे। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि इस साल राम भक्तों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। 2024 तक अयोध्या राम मंदिर की भव्यता से जगमगाती दिखेगी और उससे पहले अक्टूबर 2023 तक अयोध्या का नवनिर्मित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का पहला हिस्सा न सिर्फ बन जाएगा बल्कि उसका संचालन भी शुरू हो जाएगा। ये दिन और रात दोनों वक्त ऑपरेशनल होगा।
यानी 2014 के जनवरी में जब रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस समय जो श्रद्धालु अयोध्या जाना चाहते हैं वो हवाई मार्ग के जरिए जा सकेंगे, अयोध्या में लैंड कर सकेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट तब तक ऑपरेशनल हो जाएगा। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें रामलला के भव्य मंदिर की छटा भी दिखाई देगी। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पर वो सभी सुविधाएं होंगी जो किसी बड़े एयरपोर्ट पर मिलती हैं। तो लगातार अयोध्या की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बदलती अयोध्या की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब से राम मंदिर निर्माण का रास्ता अयोध्या में साफ हुआ है, उसके बाद एक के बाद एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट यहां पर शुरू किए गए हैं। और उसकी वजह भी है क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या आस्था का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। हालांकि पहले भी अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लोग आते थे, लेकिन तब मंदिर नहीं था, इसलिए जो डिमार्केटेड एरिया था उसके आसपास ही लोग प्रणाम करके चले जाते थे। लेकिन मंदिर बनने के बाद अब रामलला की प्रतिमा के दर्शन भी वो कर पाएंगे, अपना शीश वहां पर निभा पाएंगे। और उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मंदिर बनने के बाद यहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी तादाद में भारी इजाफा होने वाला है। चाहे देश के श्रद्धालु हों चाहे विदेश के श्रद्धालु हों, यहां पर आएंगे। लिहाजा यहां पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की विकास परियोजनाओं की तेजी से उनके तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लगभग सिविल और इलेक्ट्रिकल का काम आपका जून में पूरा होगा। जून के बाद लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप निश्चित तौर पर सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन के धंसने के मामले को लेकर पहुंची आईआईटी रुड़की की टीम। आखिर यहां जमीन के धंसने की वजह क्या है, यह पता लगाने के लिए रविवार को यह टीम यहां पहुंची है। जोशीमठ में जगह जगह प्रभावित वार्ड में जाकर टीम उपकरणों की मदद से मिट्टी का परीक्षण कर रही है। आपको बता दें कि जमीन को खोदकर उसमें गड्ढा बनाकर टेस्टिंग की जा रही है। मशीनों को लगाकर जमीन की कंपन को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि इसकी रिपोर्ट सरकार को बाद में दी जाएगी। बता दें कि 8 संस्थान जोशीमठ का परीक्षण अपने तरीके से कर चुके हैं और आईआईटी रुड़की की टीम एक बार फिर यहां पहुंचकर परीक्षण कर रही है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, ये जो पूरा इलाका है, यहां पर अभी भी बताया जा रहा है कि ये इलाका सुरक्षित नहीं है रहने के लिए। लेकिन आईआईटी रुड़की की जो टीम है वो यहां पर अब मौके पर पहुंची है। जमीन में जैसा कि आपको हमने बताया कि वहां पर मिट्टी की गुणवत्ता भी यहां जांच की जाएगी और जमीन धंसने की वजह क्या रही है, क्यों बार बार इस तरह की खबर सामने आ रही है, उसकी भी जांच की जाएगी। परीक्षण यहां पर किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हवा में हैरत अंगेज करतब की। वायुसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम ने केरल के तिरुवनंतपुरम में रविवार को एयर शो के दौरान अपनी शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। अलग अलग दिशाओं में 5 विमानों ने सूर्य की किरणों की तरह उड़ान भरी तो देखने वाले देखते ही रह गए। आसमान की उड़ान के बाद इन विमानों ने समंदर की तरफ गोता लगाया। एयर शो के आखिरी हिस्से में सूर्य किरण की टीम ने आसमान में दिल का शेप बनाकर लोगों का दिल जीत लिया। अपने हैरत अंगेज करतब से टीम के सदस्यों ने लोगों को रोमांच से भर दिया। समय समय पर वायुसेना की अलग अलग स्क्वाड्रन एयर शो के जरिए शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। सूर्य किरण इंडियन एयरफोर्स की एक एरोबैटिक्स टीम है और अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने फॉर्मेशंस के लिए ये टीम न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में दाद पाती है। एक से बढ़कर एक फॉर्मेशन इस एयर शो में भी देखने को मिले। आपको बताएं कि इस एयर शो के जरिए दरअसल कोशिश ये की गई है कि जो भारतीय युवा हैं, जो भारतीय वायुसेना में आना चाहते हैं या आने की सोच रहे हैं, वो इस दिशा में कदम बढ़ाएं। उनको आकर्षित करने के लिए यहां पर वायुसेना ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा जिसको लोगों ने बांधा, सबसे ज्यादा जिससे लोग रोमांचित हुए, वो थी सूर्य किरण की टीम की एरोबैटिक्स परफॉर्मेंस, जो देखने को मिली आसमान में अलग अलग फॉर्मेशंस के तौर पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष निमंत्रण पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम न्यायाधीश रविवार को अमृत उद्यान देखने पहुंचे। सीजेआई और दूसरे न्यायाधीश अपने परिवार के साथ अमृत उद्यान पहुंचे। इस दौरान कई न्यायाधीशों ने मनमोहक फूलों के बीच खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाई। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसको लेकर, इस यात्रा को लेकर तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। आपको बता दें कि सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। अमृत उद्यान को 31 जनवरी से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है।
26 मार्च तक लोग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देश के सबसे खूबसूरत और मनमोहक उद्यान की सैर कर सकते हैं। इस बीच फूलों से गुलजार इस अमृत उद्यान को देखने के लिए जजों की टीम यहां पर पहुंची अपने परिवार के साथ, जहां पर उन्होंने इस उद्यान को देखा और साथ ही साथ मनमोहक फूलों के बीच कई फोटोग्राफ्स भी खिंचवाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग इंतजार करते हैं साल भर इस गार्डन के खुलने का। मुगल गार्डन के नाम से लोग इसे जानते थे, लेकिन अब इसका नाम अमृत उद्यान हो गया है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में। 19 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में खूब रौनक देखी जा रही है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग इस मेले में पहुंच रहे हैं। 36वां सूरजकुंड मेला देश विदेश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें कला और संस्कृति के तरह तरह के रंग आपको देखने को मिलेंगे। मेले की शुरुआत 3 फरवरी से हुई थी। इस मेले में 40 देशों के कलाकार और दस्तकार अपने हुनर की नुमाइश कर रहे हैं। यहां हस्तशिल्प के नायाब रंग देखने को मिल रहे हैं। खाने पीने के भी काफी व्यापक प्रबंध यहां पर किए गए हैं। अलग अलग प्रदेशों के जायके यहां पर आपको मिल जाएंगे और खाने के क्षेत्र में खाने का जो व्यंजन यहां पे बनाए गए हैं उनमें कई एक्सपेरिमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इस बार सूरजकुंड मेले में शंघाई कॉरपोरेशन से जुड़े देशों को पार्टनर नेशन बनाया गया है, जबकि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य मेले के थीम स्टेट हैं। और अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां जैसलमेर में हुए मरु महोत्सव के रंग आपको हम दिखाएंगे। 3 दिन तक चले मेले के बाद रविवार को इस महोत्सव का समापन हो गया, लेकिन मेले के दौरान लोकल कलाकारों ने अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया। मेले के आखिरी दिन यहां घोड़ों की दौड़ ने लोगों को रोमांच से भर दिया, तो ऊंट भी अपना हुनर दिखाते नजर आए। इस महोत्सव में सुर ताल के संगम का भी लोगों ने पूरा लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल में मूमल प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें लड़कियों ने पारंपरिक ड्रेस में हिस्सा लिया। मिस मूमल के साथ मिस्टर डेजर्ट का खिताब भी दिया गया। पूरे महोत्सव में राजस्थानी संस्कृति को लोगों को करीब से देखने और जानने का मौका मिला। इस डेजर्ट फेस्टिवल की रौनक बॉलीवुड से पहुंचे कलाकारों ने भी बढ़ाई, जहां पर राजस्थानी संस्कृति तो देखने को मिली ही, लेकिन बॉलीवुड का रंग भी यहां पर गीत संगीत के जरिए कलाकारों ने बिखेरा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं हिमालयन हिरन की तस्वीरें, जिन्हें हंगुल के नाम से जाना जाता है। बारिश और बर्फबारी के बीच इन्हें बचाने की वन विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले इन हंगुल के सामने बर्फबारी के बाद खाने की समस्या खड़ी हो गई है, जिसके बाद ये दाचीगाम नेशनल पार्क आ गए हैं, जहां इनकी भूख मिटाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। ये हिमालयी हिरण की दुर्लभ प्रजाति है। इनकी संख्या लगातार घट रही है, जिसके चलते इनके संरक्षण की पूरी कोशिश हो रही है। इन हिरणों के लिए घने जंगल और ठंडे तापमान की जरूरत होती है, लेकिन बर्फबारी के बाद खाने पीने की इन्हें कमी महसूस ना हो, इसलिए वन विभाग अलग से इनके लिए व्यवस्था कर रहा है। रुख करते हैं महाराष्ट्र का और दिखाते हैं औरंगाबाद में हुई एक शादी की तस्वीरें। ये शादी थोड़ी खास है। यहां खासतौर से विदेशी दूल्हा 7 समंदर पार से शादी रचाने आया। इंग्लैंड से आए दूल्हे के साथ बारात भी आई। बारात भी पूरी विदेशी थी। बड़ी ही धूमधाम से औरंगाबाद की दुल्हन से इस विदेशी दूल्हे ने शादी रचाई। इंग्लैंड के रहने वाले एडवर्ड को औरंगाबाद की सांची भाग गई, लेकिन कोरोना के चलते ये शादी के बंधन में नहीं बंध पा रहे थे। अब जाकर दोनों ने बौद्ध रीति रिवाज से शादी कर हमेशा के लिए एक दूसरे के ये हो गए हैं। एडवर्ड की 2019 में इंग्लैंड में ही सांची से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ा और अब दोनों ने औरंगाबाद आकर पूरे रीति रिवाज के साथ यहां पर शादी की। और अब बात उस शादी की जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से जोर शोर से चल रही है। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की। दोनों 7 फरवरी यानी कि कल 7 फेरे लेने वाले हैं और शादी के बंधन में ये बंध जाएंगे। इसके लिए जैसलमेर का सूर्यगढ़ पैलेस दुल्हन की तरह सज चुका है। मेहमानों का लगातार पहुंचना यहां पर जारी है। बॉलीवुड के सितारों से लेकर कई दिग्गज हस्तियां इस शादी के गवाह बनेंगे। करण जौहर, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत सब रविवार को
इस होने वाली शादी में पहुंच रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अरमान जैन अपनी पत्नी के साथ आज पहुंचे तो ईशा अंबानी अपने पति आनंद परिमल के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए जैसलमेर पहुंच चुकी हैं। कल बताया जा रहा है कि कल से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। दोनों की शादी को लेकर लंबे समय से कयास लग रहे थे और ये कयास तब और मजबूत हुए जब कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ जैसलमेर का रुख कर चुके थे और उसके बाद जब सेलिब्रिटीज के आने का सिलसिला जैसलमेर में शुरू हुआ तो इस बात पर एक तरीके से मुहर लग गई कि दोनों स्टार कपल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और अब बात सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की। आज लता जी की पहली पुण्यतिथि है। देश उन्हें उनके गाए गीतों के अलावा अलग अलग तरीकों से याद कर रहा है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से लता मंगेशकर की एक कलाकृति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे ये स्टैंड आर्ट बनाई गई है, जिसमें एक ग्रामोफोन में लता मंगेशकर की तस्वीर उकेरी गई है, जिस पर लिखा है मेरी आवाज ही पहचान है। तो कुछ इसी अंदाज में लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम लोग ये सैंड स्कल्पचर क्रिएट किए हैं जो लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। देखते देखते एक साल गुजर गया, हमारे बीच वो नहीं रहे, बट उनकी जो गाना है वो अमर रही है और रहेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसी को लेकर हम लोग ने ये स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। उसके साथ ये मैसेज है कि मेरी आवाज़ ही मेरा पहचान है। लता जी के बारे में बोलेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उनकी जैसी हस्ती वर्ल्ड में नहीं है। वो जो कुदरत ने जो बनाया था ना, उनको क्या सोच के बनाया, मान उनकी जैसी कोई और लेडी हो ही नहीं सकती वर्ल्ड में। इतना मधुर और सुंदर उनका आवाज है कि एक बार सुनो तो बस मन को लगता है कि हाँ कुछ तो है। तो इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे और अनंत के साथ फिलहाल इतना ही।